आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आपको हर एक बार यही चीज़ बताता हूँ, वीडियो देखिए, कोई दिक्कत नहीं, किसी का भी वीडियो देखिए, लेकिन देखने से अगर आंसर आपको याद भी हो जाते हैं ना, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको वहाँ पर बोलकर आंसर नहीं देना, वहाँ पर आपको क्या करना है, लिखकर आंसर देना है। और लिखकर जब आंसर दोगे तो इसका मतलब आपकी लिखावट ही वहाँ पर सारा कुछ प्रदर्शित करेगा एग्जामिनर के पास। और आपकी लिखावट बेटर होने के लिए क्या ज़रूरी है, बचे हुए टाइम में जो भी सब्जेक्ट का एग्जाम है, पहला पेपर जो भी है, उस पेपर के लिए लिखावट को बेहतर कीजिए, लिख लिख कर खुद से सेल्फ स्टडी कीजिए। और अगर पिछले साल की अगर बात करें, हिंदी कोर या फिर हिंदी इलेक्टिव, दो ऐसा पेपर था ना जो बहुत ही टफ एग्जाम गया था, मानिए या फिर ना मानिए, टफ गया था। और वो किस टॉपिक के कारण टफ गया था? अव्यक्ति और माध्याह्न वाले टॉपिक के कारण। क्योंकि आप देखिएगा मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में, हिंदी कोर या फिर हिंदी इलेक्टिव वाला प्लेलिस्ट में अगर आप देखिएगा ना, तो 50 से 60 क्वेश्चन वाला मैंने एक क्वेश्चन करवाया है एमसीक्यू का, अव्यक्ति और माध्यम वाला। उस क्वेश्चन को मैच कीजिएगा और यहाँ पर मैं आपको 200 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन करवाने वाला हूँ टॉपिक वाइज। इस क्वेश्चन को मैच कीजिएगा, पता चलेगा कि 70% यहाँ पर उस क्वेश्चन में से अलग क्वेश्चन है और वहाँ पर 30% क्वेश्चन अलग है। बहुत सारे यूट्यूबर, यहाँ तक कि बहुत सारे टीचर को भी लगता है कि हाँ चलिए उस टॉपिक से 60 क्वेश्चन कवर कर लेते हैं ना, 60 प्लस क्वेश्चन तो हो जाएगा। लेकिन सच्चाई उतना ही नहीं है। सच्चाई इतना है कि इसमें जो टॉपिक के क्वेश्चन मैं आज की वीडियो में करवाने वाला हूँ ना, आप देखकर हैरान हो जाओगे, बहुत सारे क्वेश्चन अलग तरीके से पूछे गए हैं। तो आपका मैंने 60 क्वेश्चन करवाया है ना, वो आपका वर्मा गेस्ट पेपर से है। और आज की वीडियो में 200 प्लस जो क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ, ये आपका शर्मा से है। इसके अलावा मैं बहुत सारे गेस्ट पेपर को एनालिसिस करता हूँ, सारे गेस्ट पेपर में वही वर्मा वाला ही क्वेश्चन डाला गया है, लेकिन इसमें सबसे अलग है। इसीलिए आज के वीडियो में इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर आप नहीं कीजिएगा, डिप्रेशन में जिस तरीके से पिछले साल के स्टूडेंट चल गए थे पहले वाले एग्जाम पेपर के बाद, आप भी चल जाइएगा। इसलिए पूरा वीडियो कंप्लीट देखिए और ध्यान से समझकर आंसर को जाइएगा। तो पहला टॉपिक है आपका जनसंचार माध्यम। इस टॉपिक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान से समझिएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या आपका, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों, अनुभवों, भावनाओं और सूचनाओं के आदान प्रदान को क्या कहते हैं? संचार कहते हैं, या फिर बैठक, या फिर बहस, या फिर निबंध। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों या फिर अपने अनुभवों या फिर अपने अपने भावनाओं को, सूचनाओं के आदान प्रदान को क्या कहते हैं? तो देखिए यहाँ पर ये चारों पॉइंट रहे या फिर ना रहे, अगर कभी भी क्वेश्चन में ये चीज़ रहे, सूचनाओं का आदान प्रदान को क्या कहा जाता है, तो तुरंत आपको आंसर देना है, संचार कहा जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संचार एक खाली जगह है, क्रिया है या फिर प्रक्रम है, या फिर प्रक्रिया है, या फिर प्रतिक्रिया है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, प्रक्रिया है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, संचार किसकी निशानी है? जीवन की, चलने की, सुनने की, या फिर बोलने की? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, जीवन की निशानी है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगर कभी भी एग्जाम में फंस जाते हो, समझ में नहीं आता कौन वाला आंसर है, तो आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 ऑप्शन है। अब इस 4 ऑप्शन में से आपको 3 ऐसे ऑप्शन को ढूंढना है जो कॉमन जैसे लग रहे हैं, एकदम सेम जैसा लग रहा है, सेम टॉपिक पर है, सेम रिलेटेड वाले ऑप्शन जैसे लग रहे हैं। जैसे कि देखिए चलने की, सुनने की, बोलने की, ये कहीं ना कहीं तीनों एक ही कैटेगरी के ऑप्शन है, जबकि ये जीवन की अलग है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि संचार एक जीवन की ही निशानी है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संचार शब्द में कौन सी धातु प्रयुक्त हुई है? सच, चर, चार, सम। तो आप लोग ग्रामर पढ़ते होंगे, तो ग्रामर में धातु भी पढ़े होंगे, तो धातु में कौन सा शब्द है संचार? तो ये आपका चर है। आगे देखिए चर के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि संचार शब्द की उत्पत्ति चर शब्द से हुई है। चर का अर्थ क्या होता है? रुकना होता है, बैठना होता है, या फिर चलना होता है, या फिर हटना होता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, चलना होता है, यानी ट्रैवल करना, वही होता है संचार, यानी चर शब्द का अर्थ। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संदेश को प्राप्तकर्ता तक पहुंचाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? किसी भी संदेश को किसी के पास पहुंचाना है तो पहुंचाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तार की आवश्यकता, बिजली की आवश्यकता, माध्यम की आवश्यकता, या फिर रेडियो की आवश्यकता? अब यहाँ पर भी देखिए ये तार, बिजली, रेडियो, कहीं ना कहीं तीनों ऑप्शन सेम कैटेगरी का है, जबकि ये माध्यम अलग कैटेगरी का है। तो इसका उत्तर हो जाएगा माध्यम, यानी किसी के माध्यम से ही किसी के पास हम लोग संदेश पहुंचाते हैं। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संचार प्रक्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है? स्रोत या संचारक से, या फिर माध्यम से, या फिर प्राप्तकर्ता से, या फिर संदेश से? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी संदेश से। संचार प्रक्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है? संदेश से होती है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संचार प्रक्रिया में डिकोडिंग का क्या अर्थ होता है? संचार प्रक्रिया में कौन सा वर्ड आ रहा है? डिकोडिंग। बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर इसका अर्थ जान लीजिए। इसका अर्थ होता है प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझना। जो भी संदेश है, ठीक है, जैसे भी जिस रिलेटेड आपको संदेश भेजा गया है उसको पढ़कर समझना ही डिकोडिंग कहलाता है। आगे देखिए नेक्स्ट आपका, प्राप्त संदेश का कूटवाचन कौन करता है? प्राप्तकर्ता, संदेशवाहक, संदेश प्रसारक, या फिर इनमें से कोई नहीं? जो प्राप्त करता है वही ना करता है ना,
जो जिसे प्राप्त होता है संदेश वही तो उसमें कूटवाचन करता है यानी रिप्लाई करता है। तो यही होगा उसका उत्तर ऑप्शन नंबर पहला। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की प्रक्रिया को कहते हैं फीडबैक कहते हैं या फिर फीड कहते हैं या फिर फीड बैकवर्ड कहते हैं या फिर फीड फॉरवर्ड कहते हैं। क्वेश्चन समझ लीजिए, संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं, यानी किसी को अगर संदेश मिल चुका है, कोई भी लेटर मिल चुका है, मान के चलिए कोई भी आपने न्यूज़ उनके पास पहुंचा दिया, अब उससे रिलेटेड अगर वो प्रतिक्रिया देना चाहेंगे कि हाँ हम इससे सहमत है या फिर नहीं है, तो वो एक प्रतिक्रिया ही ना कहलाती है, तो उसको क्या कहते हैं, इंग्लिश में फीडबैक कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन संचार प्रक्रिया का एक तत्व नहीं है, स्रोत या संचारक, संदेश, संपादन या प्राप्तकर्ता या फिर रिसीवर। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, संपादन। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, अंतःवैयक्तिक संचार क्या है। यहाँ पर देखिए अंतःवैयक्तिक यानी एक होता है ना गुप्त संचार या फिर सीक्रेट बात, तो वो किन के बीच में होता है, तो परस्पर दो व्यक्तियों के बीच में ही होता है, आमने सामने, याद रखिएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा, परस्पर दो व्यक्तियों के बीच आमने सामने होने वाला संचार। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संचार के महत्वपूर्ण प्रकार इनमें से कौन से है। पहला आपका देखिए वैयक्तिक एवं अंतरवैयक्तिक या फिर समूह संचार या फिर जनसंचार, जिसको मास कम्युनिकेशन भी बोला जाता है, या फिर ये सभी। तो इसका उत्तर ये सभी हो जाएगा, सारे ये संचार के प्रकार है, महत्वपूर्ण प्रकार। आगे देखिए, संचार का सबसे बुनियादी रूप कौन है, मौखिक संचार, जनसंचार, समूह संचार या फिर अंतःवैयक्तिक संचार। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अंतःवैयक्तिक संचार। ठीक है, यानी संचार की सबसे बुनियादी रूप है, सबसे बेसिक रूप यही है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन संचार का एक प्रकार नहीं है। नहीं वाला क्वेश्चन एग्जाम में तो भाई 100% पूछा ही जाएगा, क्योंकि यही डिसाइड करता है टॉपर के कॉपी को, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट फंसते हैं। आपको अभी ना लग रहा है कि नहीं हम इसमें नहीं फंसेंगे, लेकिन एग्जाम हॉल में जो प्रेशर रहता है ना, उस प्रेशर में कई स्टूडेंट इस सारे क्वेश्चन का आंसर गलत दे देते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा कि कौन संचार का एक प्रकार नहीं है। जनसंचार ये तो है, संकेतिक संचार ये भी है, संपादन बिल्कुल भी नहीं है, समूह संचार ये है। तो देखिए यहाँ पर 3 ऐसे ऑप्शन को आपको देखना है जो है, और वो आपका नहीं होगा, वो खुद ब खुद ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर तीसरा, संपादक। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, संसद या पंचायत में, संसद समझते हो पंचायत भी समझते हो, दोनों जगह पर चर्चा किस प्रकार के संचार का उदाहरण होता है। आपस में संसद में भी आप लोग देखते होंगे बहस करते हैं, पंचायत में भी बहस करते हैं। ठीक है, पंचायत में जैसे संसद में कौन रहते हैं, अलग अलग समूह अलग अलग दल के नेतागण रहते हैं, और पंचायत में कौन कौन रहते हैं, तो पंचायत व्यवस्था में जितने भी पंचायत के सदस्य रहते हैं, मुखिया रहते हैं, वार्ड रहते हैं, जिला परिषद वाले भी रहते हैं, या फिर बड़े बड़े अधिकारी भी रहते हैं। तो उन सभी समूहों और दलों के बीच में जो संचार व्यवस्था होती है, तो उसको क्या कहा जाता है, जनसंचार या फिर समूह संचार या फिर अंतः संचार या फिर संकेतिक संचार। इसका उत्तर हो जाएगा समूह संचार। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संचार का सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक प्रकार कौन सा है। जनसंचार है, संकेतिक संचार है, अंतः संचार है या फिर अंतर संचार है। इसका उत्तर हो जाएगा जनसंचार। जनसंचार का मतलब क्या होता है, मतलब जनता के पास कुछ भी खबर पहुंचाना। ठीक है, उसको किसी भी न्यूज़ से अवगत कराना, शिक्षा देना, या और भी इसका उदाहरण हो सकता है। तो डायरेक्ट जनता को संचार करना वही होता है जनसंचार। सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक प्रकार है ये जनसंचार का। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विचारों के आदान प्रदान की इनमें से सबसे पुरानी परंपरा कौन सी है। यानी सीधा बात ये क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि विचारों का आदान प्रदान क्या होता है, आपका संचार ही होता है। तो संचार का सबसे पुराना माध्यम कौन सा है, पत्राचार, टेलीफोन, फैक्स, इंटरनेट। तो यहाँ पर देखिए इंटरनेट तो ये तो आपका आधुनिक है, पुराना नहीं है। फैक्स भी आपका आधुनिक है, टेलीफोन भी पुराना है, लेकिन ये आपका उतना पुराना नहीं है। लेकिन जो आपका पत्राचार है ना, वो बहुत ही पुराना है। आगे देखिए नेक्स्ट आपका, संचार का सबसे आधुनिक प्रकार है। अब आज का सबसे आधुनिक प्रकार कौन सा है, अंतःवैयक्तिक संचार या फिर मौखिक संचार या फिर जनसंचार या फिर संकेतिक संचार। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, जनसंचार। ठीक है, जो संचार का सबसे आधुनिक प्रकार है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रत्यक्ष संवाद के बजाय किसी तकनीकी या फिर यांत्रिक माध्यम के द्वारा समाज के एक विशाल वर्ग से संवाद कायम करना क्या कहलाता है। देखिए क्वेश्चन लंबा है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। प्रत्यक्ष संवाद के बजाय, ठीक है, प्रत्यक्ष कहने का मतलब है एक दूसरे से, प्रत्यक्ष संवाद के बजाय किसी तकनीकी का मतलब क्या हुआ, टेक्निकल समझते हो ना, टीवी हो गया, रेडियो हो गया, ये सारे टेक्निकल चीज़ें, तकनीकी चीज़ें, या फिर यांत्रिक माध्यम, वही चीज़ है। यांत्रिक का भी मतलब हो गया आपका रेडियो, टीवी वगैरह जो भी चीज़ है। यांत्रिक माध्यम के द्वारा समाज के एक विशाल वर्ग से संवाद करना, ठीक है, बातें करना, सूचनाओं को पहुंचाना क्या कहलाता है, तो वो आपका जनसंचार ही कहलाता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, संचार की प्रक्रिया जब बड़े पैमाने पर होती है तब उसे क्या कहते हैं, माध्यम या फिर जनसंचार या फिर मीडिया या फिर जन माध्यम। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, जनसंचार। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, जनसंचार के लिए अंग्रेजी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है। जनसंचार को
अंग्रेजी में, ठीक है, जनसंचार के लिए अंग्रेजी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है, कौन सा वर्ड यूज होता है? पहला देखिए कम्युनिकेशन, या फिर मास कम्युनिकेशन, या फिर रिपोर्ट, या फिर रिमाइंड। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, मास कम्युनिकेशन। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंचार के श्रोताओं, पाठकों और दर्शकों का दायरा कैसा होता है? संकुचित होता है, व्यावसायिक होता है, बहुत व्यापक होता है, या फिर स्थायी होता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, बहुत व्यापक होता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के संचार में संचारक और प्राप्तकर्ता के बीच कोई सीधा संबंध नहीं होता है? जनसंचार अंतर्वैयक्तिक, या फिर अंतःवैयक्तिक, या फिर वाद विवाद? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, जनसंचार। यानी किस प्रकार के संचार में संचारक और प्राप्तकर्ता के बीच कोई सीधा संबंध नहीं होता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस प्रकार के संचार में फीडबैक तुरंत नहीं प्राप्त होता है? व्यक्तित्व, या फिर अंतर्वैयक्तित्व, या फिर जनसंचार, या फिर इनमें से सभी? इसका उत्तर हो जाएगा जनसंचार। बाकी ये सारे में तुरंत आपको फीडबैक मिल जाएगा, लेकिन जो आपका जनसंचार है इसमें नहीं मिलेगा। इसका रीजन है क्योंकि ये बड़े व्यापक रूप में जनसंचार होता है। तो बड़े और व्यापक रूप में जब भी जनसंचार किया जाता है तो सभी से परामर्श लिया जाता है, तभी उसका फीडबैक दिया जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, निगरानी करना, विचार विमर्श आदि किसका कार्य है? राजनीति का, कहानी का, जनसंचार का, नाटक का? तो इसका उत्तर हो जाएगा जनसंचार का। इसका कार्य क्या है? सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन, निगरानी करना, विचार विमर्श आदि, ये सारे काम जनसंचार के ही होते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट आपका, जनसंचार का मुख्य कार्य क्या है? सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, या फिर ये सभी? तो हो जाएगा ये सभी। देखिए हर एक टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर मेंशन है ताकि एग्जाम में किसी तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाए दिक्कत नहीं हो आपको। आगे देखिए जनसंचार का मुख्य कार्य क्या होता है? सूचना संग्रह एवं प्रचार करना, सूचना का विश्लेषण करना, ज्ञान के स्तर में वृद्धि करना, या फिर ये सभी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ये सभी, क्योंकि जनसंचार का काम ही होता है सूचना को जमा करना, उसका प्रचार करना, सूचना का विश्लेषण करना और साथ ही साथ ज्ञान स्तर में वृद्धि करना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य क्या है? सूचना देना और शिक्षित करना, या फिर लोगों को सुझाव देना, या फिर आर्थिक सहायता एवं विकास प्रदान करना, या फिर राजनीतिक मार्गदर्शन एवं सुधार प्रदान करना? जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य, प्रमुख कार्य पूछा है, कोई खास कार्य। इसका उत्तर हो जाएगा सूचना देना और शिक्षित करना, यही प्रमुख कार्य है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन जनसंचार का एक प्रमुख कार्य नहीं है? क्वेश्चन देखिए यहाँ पर घुमा दिया। पहला ऑप्शन आपका सूचना देना, या फिर संपादन करना, या फिर शिक्षित करना, या फिर मनोरंजन करना? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, संपादन करना। ये नहीं है, ये नहीं है, याद रखिएगा। संपादन करना ये आपका जनसंचार का एक प्रमुख कार्य नहीं है। बाकी सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, ये सारा है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार और संस्थाओं के कामकाज पर निगरानी रखने का कार्य करता है? जनसंचार करता है, या फिर लोक संचार करता है, या फिर समूह संचार करता है, या फिर अंतःवैयक्तिक संचार करता है? इसका उत्तर हो जाएगा जनसंचार करता है। ठीक है, सरकार और संस्थाओं के कामकाज पर निगरानी का कार्य जो करता है ना, वो जनसंचार का ही कार्य होता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टीवी, सिनेमा आदि किस प्रकार के संचार माध्यम है? समूह, वैयक्तिक, मूक, या फिर जनसंचार? इसका उत्तर हो जाएगा जनसंचार। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, निम्न में से कौन जनसंचार माध्यम का एक प्रचलित रूप नहीं है? प्रचलित रूप नहीं है, ये आपको बताना है। रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, या फिर टेलीग्राम? इसका उत्तर हो जाएगा टेलीग्राम। ये प्रचलित नहीं है। प्रचलित का मतलब क्या होता है? जैसे कि आप लोग कोई वीडियो को बोलते हो ना वायरल हो गया है, तो वही वायरल वर्ड इसका हिंदी होता है प्रचलित। तो इसका उत्तर हो जाएगा टेलीग्राम। ठीक है, बाकी ये सारे बहुत ही ज़्यादा विख्यात है, बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है, जबकि ये प्रचलित नहीं है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रण की शुरुआत किस देश से हुई थी? आपको बता दें, मुद्रण या फिर आपका प्रिंट, दोनों का मतलब एक ही है, बस नाम अलग अलग है। प्रिंट का भी मतलब जो होता है वही चीज़ आपका मुद्रण का भी मतलब होता है। कभी भी दोनों वर्ड अगर आपस में आ जाते हैं कभी भी क्वेश्चन में, तो आप उसको समझिए कि वो एक प्रिंट माध्यम है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि मुद्रण की शुरुआत किस देश से हुई थी? जापान, चीन, भारत, या फिर इंग्लैंड? इसका उत्तर हो जाएगा चीन से। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छापाखाना का आविष्कार किसने किया था? चीन के फायान ने, जर्मनी के गुटेनबर्ग ने, या फिर भारत के आर्यभट्ट ने, या फिर अमेरिका के जॉनसन ने? इसका उत्तर हो जाएगा जर्मनी के गुटेनबर्ग ने। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छापाखाना के आविष्कार का श्रेय किसे जाता है? गुटेनबर्ग को जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत का पहला छापाखाना कब खुला? तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन आपका 1955 में, 1956 में, सॉरी 1556 में, 1559 में, या फिर 1560 में? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 1556 ईस्वी में भारत का पहला छापाखाना खुला था। नेक्स्ट आपका, भारत में पहला छापाखाना कहाँ खुला था? भारत में गोवा में, मुंबई में, नई दिल्ली में, या फिर पटना में? इसका उत्तर हो जाएगा गोवा में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंचार के माध्यम में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? इंटरनेट, प्रिंट, टेलीविजन, रेडियो? तो सबसे पुराना माध्यम हो जाएगा प्रिंट। ठीक है, जिसमें छपाई होती है। आगे देखिए, जनसंचार का सर्वाधिक लोकप्रिय माध्यम किसे माना जाता है? जो लोगों के लिए सबसे ज़्यादा प्रिय है। पहला देखिए आपका रेडियो, दूसरा प्रिंट माध्यम, तीसरा टेलीविजन,
चौथा आपका इंटरनेट। देखिए अगर वर्तमान की अगर बात करें ना तो सबके लिए इंटरनेट है सबसे लोकप्रिय, लेकिन इंटरनेट आपका हाल फिलहाल ही आया है। तो इससे बेटर यानी इससे पहले जो आपका बुक की छपाई हुई है, ठीक है, जो आपका ये जो बुक है व्यक्ति और माध्यम, तो उस समय में आपका प्रिंट माध्यम सबसे लोकप्रिय माना गया था, इसीलिए इसका उत्तर हो जाएगा प्रिंट माध्यम। आगे देखिए प्रिंट मीडिया के अंतर्गत आता है, प्रिंट मीडिया के अंतर्गत क्या आता है? रेडियो, टेलीविजन, फिल्म या फिर समाचार पत्र? तो भाई जिसमें छपाई होती है उसी का ना आएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा समाचार पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संचार के मुद्रण माध्यम में किसे शामिल किया जाता है? पंपलेट्स को, समाचार पत्र को, पत्रिकाएं को या फिर ये सभी को? तो देखिए इसमें भी छपाई होता है, इसमें भी छपाई होता है, इसमें भी छपाई होता है, इसका उत्तर हो जाएगा ये सभी, यानी मुद्रण माध्यम में सभी को शामिल किया जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट आपका हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र था, कौन सा साप्ताहिक पत्र था? उदंड मार्तंड या फिर सरस्वती या फिर धर्मयुग या फिर कवि वचन सुधा? इसका उत्तर हो जाएगा उदंड मार्तंड, ठीक है, साप्ताहिक पत्र था सबसे पहला। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा माना जाता है? दिग्दर्शन या फिर उदंड मार्तंड या फिर बनारस अखबार या फिर मालवा समाचार? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा उदंड मार्तंड। ये भारत में हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था। आगे देखिए नेक्स्ट आपका, भारत में हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र उदंड मार्तंड सन 1826 ईस्वी में कहाँ से प्रकाशित हुआ था? यहाँ पर देखिए आपको 3 प्रश्न के उत्तर कि हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र उदंड मार्तंड है और यह प्रकाशित सबसे पहले 1826 ईस्वी में हुई, और तीसरा देखिए यहाँ पर कि यह कहाँ पर प्रकाशित हुआ था भारत में? तो ये आपका कोलकाता में, ठीक है, यानी कलकत्ता। आगे देखिए नेक्स्ट आपका, उदंड मार्तंड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1826 में, ये क्वेश्चन तो भी हो गया। नेक्स्ट देखिए, केसरी, हिंदुस्तान, सरस्वती, हंस, कर्मवीर, आज, प्रताप, प्रदीप और विशाल भारत किस समय के प्रमुख अखबार और पत्रिका थे? भारत की आज़ादी के बाद, भारत की आज़ादी के पहले या फिर मुगल काल के या फिर 21वीं सदी के? इसका उत्तर हो जाएगा भारत की आज़ादी के पहले थे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ादी से पूर्व का प्रमुख समाचार पत्र कौन सा था? आज़ादी से पहले, पूर्व का मतलब होता है पहले, कौन सा समाचार पत्र था? कर्मवीर, प्रताप, विशाल भारत या फिर ये सभी? तो यहाँ पर देखिए ये सारे नाम यहाँ पर है ना, तो ये हो जाएगा इसका उत्तर ये सभी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान, प्रभात खबर, दैनिक जागरण आदि समाचार पत्र है, अंग्रेजी का, हिंदी का, उर्दू का या फिर नागपुरी का? इसका उत्तर हो जाएगा हिंदी का है। हिंदुस्तान भी हिंदी का है, प्रभात खबर और दैनिक जागरण। आगे देखिए, अमर उजाला समाचार पत्र है, हिंदी का है, अंग्रेजी का है, उर्दू का है या फिर नागपुरी का है? इसका उत्तर हो जाएगा ये भी हिंदी का है। झारखंड का प्रमुख समाचार पत्र हिंदुस्तान, प्रभात खबर, दैनिक जागरण, तो ये तीनों है, यानी इसका उत्तर हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट देखिए, भारत में प्रकाशित होने वाले प्रथम अखबार बंगाल गजट की प्रकाशन वर्ष कब थी? पहला आपका अखबार था भारत में प्रकाशित होने वाला, उसका नाम था बंगाल गजट। तो ये कब प्रकाशित हुई थी? ये आपका 1780 ईस्वी में हुई थी। हिंदुस्तान समाचार पत्र दैनिक या फिर साप्ताहिक या फिर त्रैमासिक या फिर मासिक? तो ये कौन सा समाचार पत्र है? तो ये दैनिक है, ठीक है, यानी प्रत्येक दिन ये प्रकाशित होता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रैमासिक पत्रिका कितने महीने में एक बार प्रकाशित होती है? त्रैमासिक यानी 3 महीने वाला, तो कितने महीने में एक बार प्रकाशित होती है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर दूसरा त्रैमासिक वर्ड से ही पता चल रहा है कि 3 महीने में एक बार प्रकाशित होती है। मासिक पत्रिका महीने में कितनी बार प्रकाशित होती है? तो 1 महीने में, यहाँ मासिक लिखा है इसका मतलब महीने में 1 बार, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साप्ताहिक पत्रिका सप्ताह में कितने बार निकलती है? साप्ताहिक का मतलब यहाँ पर पूछ रहा है, तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा 1 बार, ये आपका ऑप्शन नंबर पहला। यही क्वेश्चन अगर इस तरीके से पूछा जाता कि साप्ताहिक पत्रिका महीने में कितनी बार निकलती है, तो 4 बार, 7 चौक 28 होता है ना, तो 4 बार होता। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर उत्तर देना है। नेक्स्ट देखिए, पाक्षिक पत्रिका का प्रकाशन कितने दिनों के अंतराल में होता है? पाक्षिक पत्रिका, अब देखिए यहाँ पर 7 दिन में, 15 दिन में, 3 दिन में या फिर प्रत्येक दिन में? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 15 दिन में। पाक्षिक, पास से पाक्षिक और पास से 15 दिन। आगे देखिए, मुद्रित माध्यमों यानी प्रिंट माध्यम की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? स्थायित्व है, यानी एक ही जगह पर रहता है, या फिर गतिशील रहता है, या फिर श्रव्यता यानी सुनाई देता है, या फिर सांकेतिकता है? इसका उत्तर हो जाएगा स्थायित्व। प्रिंट का मतलब क्या होता है? छपाई, और जो भी चीज़ छपता है वो कहीं ना कहीं एक ही जगह पर स्थायी रहता है। आगे देखिए नेक्स्ट आपका, किस माध्यम की सामग्री को लंबे समय तक सुरक्षित रखकर मन चाहे समय में उपयोग किया जा सकता है? मुद्रित माध्यम यानी प्रिंट माध्यम, या दृश्य श्रव्य माध्यम, या श्रव्य माध्यम, या फिर तरल माध्यम? तो इसका उत्तर हो जाएगा मुद्रित माध्यम। इसी सामग्री को हम लोग लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं, मनचाहे समय में इसका उपयोग भी कर सकते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट आपका, निम्न में से कौन सा कथन प्रिंट माध्यम की विशेषता प्रकट करती है? प्रिंट माध्यम की क्या क्या क्वालिटी है देख लीजिए। इन्हें सुरक्षित रखकर संदर्भ की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रिंट मीडिया को धीरे धीरे दोबारा या फिर मर्जी के अनुसार पढ़ा जा सकता है, जैसे कि आपका अखबार है।
आप उसे जैसे जिस तरीके से स्पीड या धीरे अपनी मर्जी से पढ़ सकते हो, उसे कहीं भी रख सकते हो, किसी तरीके से भी रख सकते हो, उसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद किसी पृष्ठ या समाचार को पहले या बाद में भी पढ़ सकते हैं। किसी भी पन्ने को पहले पढ़ने की मर्जी करे तो पहला पन्ना पढ़ सकते हो, बाद में अगर मर्जी करे तो बाद में पढ़ सकते हो। जो भी यहाँ पर आप करना चाहोगे कर सकते हो। तो ये होता है आपका प्रिंट मीडिया की विशेषता। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये सभी। आगे देखिए, मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी सीमा क्या होती है? मनोरंजन का अभाव, तुरंत घटी घटनाओं की प्रस्तुति का अभाव, या फिर प्रामाणिकता का अभाव, या फिर वितरण का अभाव। तो इसका उत्तर हो जाएगा तुरंत घटी घटनाओं की प्रस्तुति का अभाव। देखिए, जो अखबार छपते हैं कहीं ना कहीं, देखिए आज आपको अखबार मिल रहा है आज के डेट का, जैसे आज अगर मान के चलिए 5 तारीख है, तो उसमें क्या होता है 4 तारीख की घटना दी रहती है। तो अगर 5 तारीख को सुबह में जो घटना घटी है तुरंत, क्या उसका अपडेट रहता है? बिल्कुल भी नहीं रहता, उसका अभाव रहता है। वहीं पर यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया गया है कि मुद्रित माध्यम में सबसे बड़ी सीमा क्या होती है? तो तुरंत घटी घटनाओं की प्रस्तुति का अभाव होता है, यानी इसमें नहीं बताया जा सकता है तुरंत घटी घटना को। आगे देखिए, तुरंत घटी घटनाओं का संचालन जनसंचार के किस माध्यम से संभव नहीं होता है? तुरंत अगर कोई घटना घटती है तो आपको मोबाइल के द्वारा पता चल जाता है, इंटरनेट के द्वारा पता चल जाता है, टेलीविजन के द्वारा पता चल जाता है, लेकिन समाचार पत्र के द्वारा नहीं पता चलता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा समाचार पत्र। नेक्स्ट देखिए, जनसंचार का श्रव्य माध्यम कौन सा है? श्रव्य का मतलब होता है ऐसा माध्यम जिससे हमें सुनाई देता है। इसमें पहला ऑप्शन आपका दूरदर्शन, दूसरा आपका समाचार पत्र, तीसरा आपका रेडियो, चौथा आपका पत्रिकाएं। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा रेडियो। रेडियो में क्या होता है? केवल और केवल सुनाई ही देता है। श्रव्य माध्यम पूछा गया है, दृश्य माध्यम इसमें ऐड नहीं किया गया है, इसलिए दूरदर्शन को हम लोग नहीं लेंगे। जबकि समाचार पत्र और पत्रिकाएं तो भाई वो तो आपका प्रिंट होता है, तो उसमें केवल दिखाई देता है, सुनाई नहीं देता है। आगे देखिए, नेक्स्ट आपका सिनेमा एवं रंगमंच की तरह रेडियो का एक दृश्य माध्यम नहीं बल्कि श्रव्य माध्यम है, दृश्य श्रव्य माध्यम है, मुद्रित माध्यम है, या फिर मुद्रित एवं दृश्य माध्यम है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है, सिनेमा और रंगमंच की तरह रेडियो एक कौन सा माध्यम है? दृश्य माध्यम तो नहीं है, जैसे सिनेमा में हमको दिखता है और आपका रंगमंच में दिखता है, लेकिन जो आपका रेडियो है वो कैसा माध्यम है? श्रव्य माध्यम है, जिससे हमें सुनाई देता है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, किस माध्यम में खबरों को पीछे की तरफ लौट कर जानने की सुविधा नहीं है? जैसे कि आप किसी ऐसे माध्यम में, जैसे कि आपका प्रिंट माध्यम में आप क्या देखोगे? जो अखबार आप पढ़ रहे हो, आप चाहो तो पीछे वाला जो खबर है ना, एक बार अगर पढ़ लिए फिर आपको मन करे नहीं फिर से पढ़ते पीछे पलट कर, तो आप लौट कर उस सुविधा को जान सकते हो। लेकिन आपको ऐसा माध्यम यहाँ पर बताना है जो जिसमें वो चीज़ सुविधा नहीं दी गई है। रेडियो एवं टीवी, अखबार, इंटरनेट या फिर पत्रिकाएं। देखिए ये तीनों में आप जान सकते हो वापस जाकर। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो, कहीं ना कहीं इंटरनेट के माध्यम से देख रहे हो, तो वापस जाकर आप उसे जान सकते हो। लेकिन जो आपका रेडियो एवं टीवी में जो चीज़ चलता है, जैसे कि जो सीरियल चलता है, क्या आप उसे पीछे करके देख सकते हो? बिल्कुल भी नहीं देख सकते हो। एक बार वहाँ पर जो भी चीज़ बताया जाता है वो चीज़ फिर दोबारा नहीं शो होता है, ना ही आप उसे दोबारा देख सकते हो पीछे करके। तो ये हो जाएगा रेडियो एवं टीवी। आगे देखिए, नेक्स्ट आपका रेडियो अस्तित्व में कब आया? 1890 में, 1885 में, 1895 में, 1870 में। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा 1895 में। अब भारत में रेडियो की शुरुआत कब हुई? देखिए दोनों क्वेश्चन अलग है, ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 1921 में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया रेडियो की विविध स्थापना कब हुई? ऑल इंडिया रेडियो की 1936 में, 1938 में, 1940 में, 1942 में। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला 1936 में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, भारत में आकाशवाणी कितनी भाषाओं में कार्यक्रम प्रस्तुत करती है? आकाशवाणी के बारे में आप लोग जरूर सुनेंगे। तो आकाशवाणी वो रेडियो में चलता है, वो तो कितनी भाषाओं में कार्यक्रम को देता है? 20 भाषाओं में, 24 भाषाओं में, 28 भाषाओं में या फिर 22 भाषाओं में? इसका उत्तर हो जाएगा 24 भाषाओं में। आगे देखिए, FM रेडियो की शुरुआत कब हुई थी? FM रेडियो, ठीक है, ये आपका FM कहीं ना कहीं रेडियो ऐसे लिखा रहता है। तो FM रेडियो की शुरुआत कब हुई थी? जुलाई 1977 में, जुलाई 1967 में, जुलाई 1987 में, जुलाई 1997 में। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जुलाई 1997 में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरदर्शन जनसंचार का कौन सा माध्यम है? श्रव्य माध्यम, दृश्य माध्यम, श्रव्य एवं दृश्य माध्यम या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा श्रव्य एवं दृश्य माध्यम। ठीक है, दूरदर्शन में क्या होता है? सुनाई भी देता है और दृश्य का मतलब दिखाई भी देता है। आगे देखिए, जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? टेलीविजन, नाटक, रेडियो या फिर टेलीफोन? इसका उत्तर हो जाएगा टेलीविजन। ठीक है, टेलीविजन का मतलब होता है टीवी, तो यही है आपका सबसे लोकप्रिय जनता के लिए। भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई थी? इसका उत्तर हो जाएगा 1959 ईस्वी में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीविज़न की रजत जयंती कब मनाई गई? 1974 में, 1964 में, 1984 में, 1994 में। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा 1984 में। आगे देखिए, केबल टीवी की शुरुआत कब भारत में हुई? केबल समझते हो ना, केबल जो तार रहता है, केबल वाला तार, तो वही केबल टीवी की शुरुआत भारत में कब हुई थी? तो ये आपका 1991 में हुई थी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन एक समाचार चैनल नहीं है? आज तक, NDTV या फिर आपका कलर्स या फिर इंडिया टीवी?
आपको बताना है कि इनमें से कौन एक समाचार चैनल नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कलर्स। आज तक न्यूज़, एनडीटीवी या इंडिया टीवी, ये सारे समाचार वाले न्यूज़ चैनल है। आगे देखिए नेक्स्ट आपका, टेलीविज़न पर देखे गए क्रिकेट मैच को क्या कहते हैं? जो आप टीवी पर क्रिकेट मैच देखते हो तो कहीं ना कहीं वो जो मैच है आप 4 बजे देखते हो, और अगर वो मैच भारत में हो रही है या कहीं भी हो रही है तो कहीं ना कहीं वो लाइव प्रसारण होता है। लाइव का मतलब क्या होता है आप लोग जानते हो? उसी टाइम में ही वो मैच खेला जा रहा है जिस टाइम आप देख रहे हो। तो आपको ये बताना है कि टेलीविज़न पर देखे गए क्रिकेट मैच को क्या कहते हैं। देखिए, सीधा प्रसारण, प्रत्यक्ष प्रसारण, परोक्ष प्रसारण या फिर हवाई प्रसारण। इसका उत्तर हो जाएगा सीधा प्रसारण। जहां से आपका मैच खेला जा रहा है वहीं से डायरेक्ट आपका प्रसारण किया जा रहा है उसी टाइम से। नेक्स्ट देखिए, जनसंचार का सबसे नवीन एवं तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। जनसंचार का कौन सा ऐसा नया माध्यम है जो तेजी से लोगों को पसंद आ रहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा इंटरनेट। ठीक है, आगे देखिए, जनसंचार का सबसे नया और लोकप्रिय माध्यम कौन सा है? तो ये भी इंटरनेट ही हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी संचार माध्यमों का मिला जुला रूप या फिर समागम कौन सा है? एक ऐसा माध्यम जिसमें आपका प्रिंट के माध्यम के जैसा आपको छपाई वाला न्यूज़ भी मिल जाएगा, उसके अलावा आपको रेडियो के जैसा सुनाई भी देगा उसमें, और आपका टेलीविज़न के जैसा सुनाई और दिखाई भी देगा। तो वो आपका इंटरनेट में होता है हर एक चीज़, है ना। अखबार भी आप इंटरनेट में पढ़ लोगे, वीडियो भी देख लोगे, ऑडियो भी सुन लोगे रेडियो के जैसा। आगे देखिए, इनमें से कौन एक अंतरक्रियात्मक माध्यम है? टेलीविज़न, समाचार पत्र, इंटरनेट या फिर रेडियो? इसका उत्तर हो जाएगा इंटरनेट। आगे देखिए नेक्स्ट आपका, फिल्में जनसंचार के किस माध्यम के अंतर्गत आती है? जो फिल्म होता है, श्रव्य माध्यम या फिर दृश्य माध्यम या फिर मुद्रित माध्यम या फिर दृश्य श्रव्य माध्यम? तो भाई फिल्म जो होता है ना, वर्तमान टाइम में जो फिल्में बन रही है वो आपका दृश्य श्रव्य यानी दिखाई भी देता है, सुनाई भी देता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनेमा को इनमें से किसका एक सशक्त माध्यम माना जाता है? समाचार का, मनोरंजन का, चर्चा का, साहित्य का? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मनोरंजन का साधन माना जाता है, माध्यम माना जाता है सिनेमा को। आगे देखिए, विश्व की पहली फिल्म कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र, आलमारा या फिर द अराइवल ऑफ ट्रेन या फिर लाइमलाइट? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, द अराइवल ऑफ ट्रेन। आगे देखिए, भारत की पहली मूक फिल्म कौन सी थी? आलमारा, सत्य हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र, बरसात? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, राजा हरिश्चंद्र। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 1913 ईस्वी में बनी भारत में पहली मूक फिल्म बनने का श्रेय किसको जाता है? सत्यजीत राय को, बालराज साहनी को, दादा साहब फाल्के को या फिर मृणाल सेन को? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दादा साहब फाल्के को। आगे देखिए, 1931 ईस्वी में बनी भारत में पहली सवाक यानी बोलने वाली फिल्म। अब यहाँ पर देखिए, ये जो आपका मूक वर्ड है ना, मूक का मतलब क्या होता है? यानी मौन व्रत में फिल्म बनाना, जिसमें आवाज़ें नहीं होती है, इशारों से मूवी बनाया जाता है, तो वही मूक फिल्म बोला गया है। अब यहाँ पर देखिए, ये क्या बोला गया कि 1931 ईस्वी में बनी भारत में पहली सवाक यानी बोलने वाली फिल्म कौन सी थी? आलमारा, साहब बीवी और गुलाम, राजा हरिश्चंद्र या फिर पथेर पंचाली? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, आलमारा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हिंदी की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? तो ये आपका आलमारा ही है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बोलती फिल्म आलमारा कब बनी थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1931 में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सिनेमा जगत का प्रमुख केंद्र स्थल है, पटना है, मुंबई है, पुणे? सभी को पता है भाई, मुंबई है। आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक से क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है पत्रकारिता के विभिन्न आयाम। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या आपका, समाचारों का संकलन, संपादन, उसकी तथ्यता, सत्यता और वस्तुपरकता को आकलित कर प्रकाशित और प्रसारित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाशन, पत्रकारिता या फिर संचार या फिर प्रसारण? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पत्रकारिता। पत्रकारिता कहने का मतलब है किसी भी समाचार को इकट्ठा करना, संपादन करना या फिर उसके तथ्यों को देखना, क्या क्या इसमें तथ्य है, साथ ही साथ उसमें जो भी सच और झूठ बातें हैं उसको भी देखना, परखना, और इसके अलावा सारा कुछ डिटेल से जमा करके उसको नए तरीके से, नए सिरे से प्रसारित करना, यह प्रक्रिया पत्रकारिता कहलाती है। आगे देखिए, सूचनाओं का संकलन एवं संपादन का पाठकों तक पहुंचाना क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पत्रकारिता। पत्रकारिता ही क्या करती है, सूचनाओं, जो भी सूचना होता है, न्यूज़ होता है, खबर होता है, किसी संपादन यानी रिपोर्टर के माध्यम से किसी के पास पहुंचाना ही पत्रकारिता कहलाता है। आगे देखिए, लोकतंत्र के अविभाज्य, ठीक है, यानी जिसमें भाज्य नहीं हुआ, अविभाज्य अंग के रूप में किसे जाना जाता है? पत्रकारिता, अध्ययन, साहित्य लेखन या फिर रोजगार? तो ये आपका पत्रकारिता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट आपका, पत्रकारिता का मूल तत्व क्या है? कल्पना है, संस्मरण है या फिर जिज्ञासा है या फिर नीति है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जिज्ञासा। ठीक है, यही मूल तत्व है। जिज्ञासा नहीं है तो फिर समझिए कि वो पत्रकारिता से। नेक्स्ट देखिए, विभिन्न घटनाओं को समाचारों के रूप में परिवर्तन करते हैं, कौन करते हैं? संपादक, पत्रकार, कवि या फिर लेखक? इसका उत्तर हो जाएगा पत्रकार। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, पत्रकारिता के विकास में कौन सा मूल भाव सक्रिय रहता है? संवेदना, जिज्ञासा, प्रतिस्पर्धा, आर्थिक तंगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जिज्ञासा।
आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? 30 मई को, 30 जून को, 30 जुलाई को या फिर 30 अगस्त को? इसका उत्तर हो जाएगा 30 मई को। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ऐसी ताज़ी घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट जिसमें लोगों की रुचि हो और उसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ रहा हो, क्या कहलाता है? मतलब ऐसी ताज़ी घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है जिसमें लोगों की रुचि भी लग रही है, पसंद आ रहा है, साथ ही साथ अधिक लोगों पर उसका प्रभाव भी पड़ रहा है, वो क्या कहलाता है? अफवाह कहलाता है, या मनोरंजन, या फिर समाचार, या फिर कहानी? तो वह एक समाचार कहलाता है। आगे देखिए, किसी घटना की रिपोर्ट क्या कहलाती है? कोई भी घटना हो गया तो उसके रिपोर्ट को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं समाचार। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, समाचार वही है जो उस घटना की जानकारी दे जो भविष्य में होने वाली हो, या ताजी हो, या फिर सुनने में अच्छी हो, या फिर शुष्क हो? तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, समाचार कौन होता है जो उस घटना की जानकारी दे? तो वो घटना कैसी होनी चाहिए? ताज़ी होनी चाहिए, या फिर किस तरीके से होना चाहिए? तो बिल्कुल ताज़ी होनी चाहिए, यानी वर्तमान टाइम में घटित घटना होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, समाचार जल्दी में लिखा गया, खाली जगह है, भूगोल, इतिहास, विज्ञान, मनोविज्ञान? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, इतिहास हो जाएगा। समाचार जल्दी में लिखा गया इतिहास है। आप लोग ये वर्ड नहीं समझे, ध्यान से समझिएगा। जल्दी में लिखा गया इतिहास कैसे? जैसे कि आज सुबह में जो घटना घटी उसके बारे में आपको समाचार, अखबार, किसी के माध्यम से पता चला, फिर आप कल के न्यूज़ के बारे में पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं जो दिन बीत गया, जो अखबार में आपने पढ़ा, वो तो जल्दी लिखा गया इतिहास ही है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर बोला गया है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अनहोनी, असाधारण या अस्वाभाविक बात क्या है? समाचार है, या फिर संचार है, या फिर जनसंचार है, या फिर पत्रिकाएं हैं? इसका उत्तर हो जाएगा समाचार है। ठीक है, जिसमें कोई भी अनहोनी या असाधारण या अस्वाभाविक बात होता है वह समाचार में ही होता है। आगे देखिए, नवीनता, निकटता, प्रभाव, जनरुचि, टकराव आदि, ये सारे संपादन के सिद्धांत है, या समाचार के तत्व है, या जनसंचार के, या फिर संपादन के तत्व? तो इसका उत्तर हो जाएगा समाचार के ये सारे तत्व है। नवीनता यानी नया होना चाहिए, निकटता होना चाहिए, प्रभाव भी होना चाहिए, जनरुचि लोगों के लिए रुचि भी होना चाहिए, और टकराव भी होना चाहिए। आगे देखिए, इनमें से समाचारों का स्रोत है कौन सा? पीटीआई भाषा, या फिर संवाददाताओं और रिपोर्टर का तंत्र, या फिर यूएनआई यानी यूनि वार्ता, या फिर ये सभी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ये सभी समाचारों का स्रोत है। आगे देखिए, पीटीआई क्या है? समाचार एजेंसी, गुप्तचर विभाग, पुलिस, या फिर साहित्यिक मंच? तो ये आपका समाचार एजेंसी है पीटीआई। आगे देखिए, किसी भी पत्रकार के लिए सदा क्या होना आवश्यक है? निष्पक्ष, कपटी, एकपक्षीय, या दुर्भावपूर्ण? इसका उत्तर हो जाएगा निष्पक्ष। आगे देखिए, यानी किसी के पक्ष में नहीं, जो हक की बात है उसको रखना, उसको लिखना, उसको छापना। आगे देखिए, समाचारों में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण होता है? अन्यायपूर्ण, न्याय संगत, विदेशपूर्ण, या फिर असत्य? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, न्याय संगत। ठीक है, समाचारों में यही तत्व सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्रकारिता की साख बनाए रखने के लिए संपादन के सिद्धांत कौन कौन से? तथ्यों की शुद्धता, या फिर वस्तु पूरकता का, निष्पक्षता, या फिर संतुलन, या फिर ये सभी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ये सभी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्रकार की कितनी बैसाखियां होती है? 3, 4, 5, या फिर 6? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 4 होती है। कहने का मतलब है जो 4 स्तंभ नहीं बोला जाता है ना, पत्रकार को 4 स्तंभ बोला जाता है ना, तो वही चीज़ है, बैसाखिया उसी को बोला गया है। आगे देखिए नेक्स्ट आपका, सच्चाई, संतुलन, निष्पक्षता और स्पष्टता पत्रकार की 4 खाली जगह है, बैसाखिया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा यही बैसाखिया। आगे देखिए नेक्स्ट आपका, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है? चौथा स्तंभ वही ना, बैसाखिया। तो इसको किसको कहा जाता है? तो मीडिया को कहा जाता है, यानी पत्रकारिता को कहा जाता है। आगे देखिए, मीडिया को कैसा होना चाहिए? तो निरपेक्ष होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, सूचनाओं का संकलन का संपादक तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो ये पत्रकार की होती है। आगे देखिए, जनसंचार माध्यम में रिपोर्टर को हिंदी में क्या कहते हैं? संवाददाता, या कलाकार, लेखक, या संपादक? इसका उत्तर हो जाएगा संवाददाता। इसी को बोला जाता है रिपोर्टर। आगे देखिए, संपादक का अर्थ क्या होता है? सॉरी, संपादन का। यहाँ पर देखिए, संवाददाता का अर्थ होता है रिपोर्टर, और यहाँ पर क्या पूछा गया है? संपादन का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है समाचार सामग्री की शुद्धि। ठीक है, जो समाचार सामग्री की शुद्धिकरण करता है उसी को संपादन कहा जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट आपका, समाचार सामग्री की अशुद्धियों को दूर करके पाठनीय एवं प्रकाशन योग्य बनाना क्या कहलाता है? रिपोर्टिंग, संपादन, प्रकाशन, या फिर वाचन? अभी हमने यहाँ पर देखा ना, समाचार सामग्री की शुद्धिकरण करता है कौन? संपादन, पढ़ने लायक बनाता है ये। आगे देखिए, समाचार पत्र का संपादन करने वाले को क्या कहते हैं? प्रकाशक, संवाददाता, फीचर लेखक, या फिर संपादक? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, संपादक। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संपादकीय किसके द्वारा लिखा जाता है? पत्रकार के द्वारा, संपादक के द्वारा, कवि के द्वारा, या फिर साहित्यकार के द्वारा? इसका उत्तर हो जाता है संपादक के द्वारा। आगे देखिए, संपादकीय किसे कहते हैं? समस्या की रिपोर्ट को, संपादक द्वारा किसी प्रमुख घटना और समस्या पर लिखा गया विचारात्मक लेख को, या फिर सरकार और जनता के बीच की कड़ी को, या फिर संवाददाता से मिली जानकारी को? तो संपादक द्वारा किसी प्रमुख घटना और समस्या पर लिखा गया विचारात्मक लेख को ही कहा जाता है।
आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संपादकीय पृष्ठ पर समय सामयिक घटनाओं पर आधारित छपे लेख को क्या कहा जाता है? आलेख, फीचर, रिपोर्ट तर्ज, ठीक है, रिपोर्ट तर्ज या फिर संपादकीय। इसका उत्तर हो जाएगा संपादकीय। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे किसी समाचार पत्र की आवाज़ मानी जाती है? पहला आपका फीचर, आलेख, संपादन या फिर संपादकीय। इसका उत्तर हो जाएगा संपादकीय को। आगे देखिए संपादकीय किस पृष्ठ पर छपता है? परिशिष्ट पर, संपादकीय पृष्ठ पर, पहले पृष्ठ पर या अंतिम पृष्ठ पर? इसका उत्तर हो जाएगा संपादकीय पृष्ठ पर, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, समाचार पत्र में किस लेखन को समाचार पत्र की नीति और उसकी अपनी आवाज़ मानी जाती है और लिखने वाले का नाम नहीं दिया जाता है? ये आपको बताना है। तो देखिए रिपोर्टर या फिर संपादक के नाम पत्र या फिर संपादकीय या फिर साक्षात्कार। इसका उत्तर हो जाता है संपादकीय। एक अच्छे संपादक के गुणों में आवश्यक होता है, क्या आवश्यक होता है? ईमानदारी, निष्पक्षता, विश्वसनीयता, यानी ये सभी होना चाहिए एक अच्छे संपादक के गुण। आगे देखिए नेक्स्ट आपका, समाचार पत्र का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ किसे माना जाता है? वर्गीकृत विज्ञापन पृष्ठ या फिर खेल समाचार पृष्ठ या फिर संपादकीय पृष्ठ या फिर फीचर पृष्ठ? इसका उत्तर हो जाएगा संपादकीय पृष्ठ। आगे देखिए नेक्स्ट आपका, निम्न में से कौन सा कार्य संपादक का नहीं है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, क्षेत्र से खबरें इकट्ठा करना। ये काम नहीं होता है संपादक का। आगे देखिए नेक्स्ट आपका, भ्रष्टाचार को उजागर करने वाली पत्रकारिता को क्या कहते हैं? बीट पत्रकारिता, एडवोकेसी पत्रकारिता या फिर खोजी पत्रकारिता या फिर विशेषकृत पत्रकारिता? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, खोजी पत्रकारिता। इसी को कहा जाता है भ्रष्टाचार को उजागर करने वाली पत्रकारिता। आगे देखिए नेक्स्ट आपका, खोज परख पत्रकारिता से क्या अर्थ है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, गहरी छानबीन के बाद, खोज परख से बड़ा ही पता चल रहा है, गहरी छानबीन करेगा उसके बाद ही ऐसी सूचना देना जिसे छुपाया गया हो। आगे देखिए नेक्स्ट आपका, टीवी में स्टिंग ऑपरेशन आप लोग कहीं ना कहीं किसी मूवी वगैरह में सुने होंगे। तो किस प्रकार की पत्रकारिता का एक रूप है? तो इसका उत्तर हो जाएगा खोज परख पत्रकारिता। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गड़बड़ी का पर्दाफाश सरकारी कामकाज पर निगाह रखने वाली पत्रकारिता को क्या कहते हैं? वॉचडॉग पत्रकारिता या खोजी पत्रकारिता या फिर एडवोकेसी पत्रकारिता या फिर वैकल्पिक पत्रकारिता? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, वॉचडॉग पत्रकारिता। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्यापार पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता, अपराध, फैशन तथा फिल्म पत्रकारिता आदि किस प्रकार की पत्रकारिता के अंतर्गत आते हैं? ये सारे, खेल हो या फिर अपराध हो या फिर फैशन हो या फिर फिल्म हो, इन सभी के बारे में न्यूज़ इकट्ठा करने वाले पत्रकार किस कैटेगरी के हैं? तो ये आपका विशेषीकृत पत्रकारिता है। आगे देखिए नेक्स्ट आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, किसी विचारधारा, खास उद्देश्य या मुद्दे को उठाकर उसके पक्ष में जनमत बनाने के लिए लगातार और जोर शोर से अभियान चलाने वाली पत्रकारिता को क्या कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा एडवोकेसी पत्रकारिता। आगे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट टॉपिक के द्वारा जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उसको कवर करने वाले लगभग यहाँ पर 80+ और MCQ क्वेश्चन है। वीडियो को स्किप अभी भी नहीं करना है। टॉपिक आपका, विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। देखिए पहला क्वेश्चन, जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? दृश्य श्रव्य माध्यम, दृश्य माध्यम, ठोस माध्यम या फिर मुद्रित माध्यम? इसका उत्तर हो जाएगा मुद्रित माध्यम। यानी सबसे आज के टाइम में सबसे पुराना जो माध्यम है वो आपका मुद्रित है, जो प्रिंट माध्यम है, छपाई वाला माध्यम। नेक्स्ट देखिए, समाचारों को संकलित करना, संपादित करना, छापना किसके प्रमुख 3 पहलू है? ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा प्रिंट मीडिया के। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रित माध्यम की सामग्री को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है और उसे संदर्भ की तरह इस्तेमाल भी किया जा सकता है। मुद्रित माध्यम का यह गुण क्या कहलाता है? प्रासंगिक, स्थायित्व, साहित्यिक या महत्व? इसका उत्तर हो जाएगा स्थायित्व। आगे देखिए नेक्स्ट आपका, समाचार लेखन में कौन सी शैली सर्वाधिक प्रचलित है? उल्टा पिरामिड शैली, सीधा पिरामिड शैली, ख्यात्मक शैली या फिर क्रियात्मक शैली? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, उल्टा पिरामिड शैली। ये क्वेश्चन मैंने आपको सब्जेक्टिव वाले टॉपिक में करवाया था कि समाचार लेखन में उल्टा पिरामिड शैली ही प्रचलित है। आगे देखिए, किसी भी माध्यम के लिए समाचार लेखन की सबसे प्रचलित, प्रभावी और लोकप्रिय शैली कौन सी है? कथात्मक शैली, पिरामिड शैली या फिर आत्मकथात्मक शैली या फिर उल्टा पिरामिड शैली? इसका उत्तर हो जाएगा उल्टा पिरामिड शैली। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, किस शैली में समाचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को सबसे पहले लिखा जाता है और उसके बाद घटते हुए क्रम में उसके तत्व, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट तत्व पहले लिखा जाएगा, ठीक है, उसके बाद उससे कम इंपॉर्टेंट वाला बाद में, फिर उससे कम इस तरीके से लिखा जाता है। तो उसमें आपको बताना है कि सूचनाओं को बताया जाता है तो ये किस शैली में? तो इसका उत्तर हो जाएगा उल्टा पिरामिड शैली वाला में, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर पहला। आगे देखिए, किस लेखन शैली में क्लाइमेक्स अंत में नहीं बल्कि खबर के बिल्कुल शुरू में आता है? मूवी देखते हो ना तो लास्ट में पता चलता है अरे यार ये कारण था इसलिए यहाँ पर ये घटना हुई थी, लेकिन
ऐसा न्यूज़ में जो होता है ना, यानी अखबार में होता है, समाचार में होता है, क्या होता है कि जो भी क्लाइमेक्स होता है ना वो लास्ट में नहीं बिल्कुल शुरू में बोला जाता है। तो ये कौन सी शैली में होता है? उल्टा पिरामिड शैली में होता है। आगे देखिए नेक्स्ट आपका, किस शैली की तरह समाचार को 3 हिस्सों जैसे कि इंट्रो, बॉडी और समापन में विभाजित किया जाता है? तो उल्टा पिरामिड में। आगे देखिए नेक्स्ट आपका, पत्रकारिता की भाषा में आमुख को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? इंट्रो, मुखड़ा, लीड या फिर ये सभी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ये सभी। लीड, मुखड़ा, इंट्रो, आमुख ये तीनों एक ही चीज़ है, अलग अलग नाम है। नेक्स्ट आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, उल्टा पिरामिड शैली में समाचार कितने भागों में बांटा जाता है? उल्टा पिरामिड शैली में अभी ये क्वेश्चन कर चुके हैं, 3 भागों में, 4 भागों में, 5 या फिर 2? इसका उत्तर हो जाएगा 3। देखिए मैं आपको इसका आंसर दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर पहला इंट्रो, दूसरा बॉडी, तीसरा समापन। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, क्या हुआ, किसके साथ हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे और क्यों हुआ, ये समाचार बनाने के 6 खाली जगह कहे जाते हैं? तो 6 ककार कहे जाते हैं। आगे देखिए, समाचार लेखन में कितने प्रकार के ककार होते हैं? 6, 7, अभी तो ये क्वेश्चन हो गया ना, 6। आगे देखिए नेक्स्ट आपका, समाचार के मुखड़े यानी इंट्रो यानी पहले पैराग्राफ या शुरुआती 2-3 पंक्तियों में आमतौर पर किन 3-4 ककारों का प्रयोग किया जाता है? जी हाँ, सभी जगह पर तो टोटल 6 ककार होते हैं, लेकिन याद रखिएगा इंट्रो में कुछ 2 ही 3 ककार का यूज किया जाता है, और वो है आपका क्या, कौन, कब और कहाँ। कोई भी घटना हुआ भाई, वो घटना क्या है, वो घटना कौन सी है, वो घटना कब हुई और कहाँ हुई, समझ में आया ना? वही चीज़ सबसे पहले इंट्रो में लिखा जाता है। आगे देखिए, विवरणात्मक, व्याख्यात्मक और विश्लेषणात्मक पहलू कैसे और क्यों का प्रयोग समाचार के किस अंग में होता है? कैसे और क्यों का प्रयोग इंट्रो मुखड़ा में, या फिर बॉडी में, समापन में, या फिर बी और सी दोनों में? तो बी क्या है आपका, बॉडी आ जाता है, और सी क्या है, समापन। ये दोनों में कौन सा यूज होता है, कैसे और क्यों? आगे देखिए, श्रव्य जनसंचार माध्यम कौन सा है? श्रव्य जनसंचार मतलब जिससे हमें ध्वनि सुनाई देती है, तो ये आपका रेडियो है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो की पहुंच भारत में कितने प्रतिशत लोगों तक है? 96%, 100%, या फिर 10%, या फिर 90%? इसका उत्तर हो जाएगा 96% तक। ठीक है, रेडियो सभी के पास नहीं पहुंची है, लेकिन हाँ इतना है कि 96% तक भारत के सभी लोगों तक पहुंच गई है। आगे देखिए, किस माध्यम के समाचार में अत्यधिक आंकड़ों और संख्या का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? पहला ऑप्शन आपका समाचार पत्र, दूसरा रेडियो, तीसरा टेलीविजन, चौथा आपका इंटरनेट। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, रेडियो। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, टेलीविजन के लिए खबर लिखने की मौलिक शर्त क्या है, यानी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? पहला ऑप्शन आपका साहित्यिक भाषा में लेखन, या फिर दृश्य के साथ लेखन, या फिर आपका सनसनीखेज लेखन, या फिर सामान्य लेखन। इसका उत्तर हो जाएगा दृश्य के साथ लेखन। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दृश्यों का किस माध्यम से अधिक महत्व होता है? पहला ऑप्शन आपका समाचार पत्र में, या फिर रेडियो में, या फिर टेलीविजन में, या फिर इंटरनेट में। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, टेलीविजन में। ठीक है, दृश्य के, क्योंकि इसमें दृश्य अगर ना रहे टेलीविजन में तो फिर कोई फायदा नहीं है। आगे देखिए, टीवी चैनल में पहले से चल रहे कार्यक्रम के बीच में किसी तत्कालीन घटना के बारे में कम शब्दों में दिए गए समाचार या फिर सूचना को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं ब्रेकिंग न्यूज़। कभी कभी आप लोग देखते होंगे टीवी में कोई भी कार्यक्रम चल रहा होता है, ठीक है, तो उस कार्यक्रम के बीच में ही नीचे आपका, ठीक है, यहाँ पर लिखा रहता है ब्रेकिंग न्यूज़ इंग्लिश में, और यहाँ पर तुरंत उस न्यूज़ को दिया रहता है, ठीक है, दिखाया जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, ब्रेकिंग न्यूज़। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट आपका, किसी बड़ी खबर का कम से कम शब्दों में दर्शकों तक तत्काल पहुंचाना क्या कहलाता है? ये भी आपका ब्रेकिंग न्यूज़ ही कहलाता है। कम से कम शब्दों में तत्काल महज सूचना देना टेलीविजन समाचार के किस चरण के अंतर्गत आता है? तो ये आपका ब्रेकिंग न्यूज़ या फिर फ्लैश न्यूज़ के अंतर्गत ही आता है। किसी खबर या कार्यक्रम का घटना स्थल से सीधा प्रसारण का क्या कहलाता है? जैसे कि कोई घटना हो गया, अचानक वहीं से सीधा प्रसारण कर रहे हो, तो ये क्या कहलाता है? ये भी आपका ब्रेकिंग न्यूज़ कहलाता है। अचानक किसी होटल में, बड़े होटल में हमला हो गया, तो उसका सीधा प्रसारण वहीं से अगर किया जा रहा है तो वो एक ब्रेकिंग न्यूज़ ही होता है। आगे देखिए, लाइव शब्द का अर्थ क्या होता है? जिसका सीधा प्रसारण होता है, जिसका बाद में प्रसारण होता है, जिसका पहले प्रसारण हो चुका होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा जिसका सीधा प्रसारण होता है, उसी को ना लाइव बोला जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट आपका, क्रिकेट मैच का प्रसारण किस प्रकार होता है? तो वो भी आपका सीधा प्रसारण होता है, यानी लाइव प्रसारण। जब एंकर खबर के बारे में दर्शकों को सीधे सीधे बताता है क्या, कब और कैसे हुआ, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ड्राइव एंकर। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट आपका, घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों या संबंधित व्यक्तियों का कथन सुना या फिर दिखाकर समाचार को प्रामाणिकता प्रदान करना क्या कहलाता है? तो यह हो गया आपका एंकर बाइट। इसमें क्या होता है, घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों या फिर संबंधित व्यक्तियों का कथन सुनाकर, उसके बात को ही सुनाकर, जैसे इंटरव्यू लेते हैं ना, तो या फिर उसी को दिखाकर समाचार को प्रामाणिकता प्रदान करना, उसको साबित करना कि हाँ देखिए इसके बारे में हम जो जानकारी दे रहे हैं वो यहाँ पर साक्षात है, के बारे में उसको दिखाकर सबूत देना, प्रमाण देना, प्रदान करना, ये क्या कहलाता है? ये आपका
एंकर बाइट कहलाता है। आगे देखिए, जब एंकर रिपोर्टर से फ़ोन पर बात करके विस्तार से सूचनाएं दर्शकों तक पहुंचाया जाता है तो इसे क्या कहते हैं। कभी कभी आप लोग देखते होंगे किसी कारणवश जब न्यूज़ चलता है तो उस समय किनारे में आपका इसे फ़ोन वाला लोगो रहता है इस तरीके से, और वहाँ पर रिपोर्टर का नाम रहता है और वो कुछ बोलते हैं, न्यूज़ बताते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, फ़ोन इन कहते हैं। ठीक है, नहीं बोलते फ़ोन इन में जुड़ चुके हैं हमारे रिपोर्टर। तो इस तरीके से इंटरनेट पत्रकारिता को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है ऑनलाइन पत्रकारिता भी, साइबर पत्रकारिता भी, वेब पत्रकारिता भी, यानी उपयुक्त में से सभी। आगे देखिए, हिंदी में नेट पत्रकारिता किसके साथ शुरू हुई थी। वेब दुनिया के साथ, दैनिक जागरण के साथ, दैनिक भास्कर ये तो नहीं होगा ये सारा, तो वेब दुनिया के साथ। आगे देखिए, आधुनिक युग में इंटरनेट पत्रकारिता का कौन सा दौर चल रहा है। द्वितीय, तृतीय, प्रथम, चतुर्थ, इसका उत्तर हो जाएगा तृतीय दौर, तीसरा दौर। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का पहला दौर कब आरंभ हुआ था, तो ऑप्शन नंबर पहला 1993 में। आगे देखिए, विश्व में इंटरनेट पत्रकारिता का पहला दौर कब था, तो ये आपका ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा 1982 से 1992 तक। आगे देखिए नेक्स्ट आपका, भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का दूसरा दौर कब शुरू हुआ था, तो ये आपका ऑप्शन नंबर तीसरा 2003 में हुआ था। आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक से क्वेश्चन करते हैं। टॉपिक है आपका पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। आपका पत्रकार किस किस प्रकार के होते हैं, पूर्वकालिक, दीर्घकालिक, अंशकालिक या फिर उपयुक्त में से सभी। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी प्रकार के होते हैं। आगे देखिए, समाचार संगठन में काम करने वाले नियमित वेतनभोगी पत्रकार को क्या कहते हैं, कहते हैं पूर्णकालिक, पूरे समय तक। ठीक है, नियमित वेतनभोगी मतलब नियमित उनको पैसा या फिर बोला जाए उनको सैलरी दी जाती है। आगे देखिए, भुगतान के आधार पर अलग अलग समाचार पत्रों में लिखने वाले पत्रकार को क्या कहते हैं, फ्रीलांसर, अल्पकालिक पत्रकार या फिर अंशकालिक पत्रकार या फिर संपादक। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, फ्रीलांसर कहा जाता है। फ्रीलांसर का मतलब क्या होगा, भुगतान के आधार पर कुछ पैसे देकर, ठीक है, अलग अलग समाचार पत्रों में लिखने वाले पत्रकार होते हैं, उसी को फ्रीलांसर कहा जाता है। फ्रीलांसर पत्रकार का अर्थ क्या होता है, पूर्णकालिक पत्रकार बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, हमेशा के लिए इसको सैलरी नहीं मिलता है, कुछ पैसे देकर ही इसमें बुलाया जाता है। या फिर अंशकालिक पत्रकार या फिर स्वतंत्र पत्रकार, तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वतंत्र। ठीक है, जब चाहे उसको पैसा देकर बुला सकते हैं या फिर मन करे तो उससे रिलेटेड नहीं है खबर तो उसको नहीं बुला सकते। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रिंगर किस पत्रकार को कहते हैं। स्ट्रिंगर पूर्णकालिक, अल्पकालिक, कालिक या फिर अंशकालिक। इसका उत्तर हो जाएगा अंशकालिक पत्रकार। आगे देखिए, अब यहाँ पर देखिए ये जो लास्ट टॉपिक है लेखन से है, ठीक है, ये लास्ट है शायद। किसी खास विषय पर सामान्य लेखन से हट कर किया गया लेखन क्या कहलाता है, काव्य लेखन, पत्र लेखन, विशेष लेखन या फिर कहानी लेखन। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, विशेष लेखन। रचनात्मक लेखन के लिए क्या अपेक्षित है, ज्ञानात्मक संवेदना या फिर संवेदनात्मक ज्ञान या फिर पहला और दूसरा दोनों या फिर कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी ये भी और ये भी दोनों उत्तर है। ठीक है, रचनात्मक लेखन के लिए अपेक्षित, ये जरूरी है दोनों। आगे देखिए, किस प्रकार के लेखन में तथ्यों की खोज और विश्लेषण पर जोर दिया जाता है। तथ्यों के खोज के लिए और उसके विश्लेषण के लिए बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। सृजनात्मक के लिए या फिर विशेष रिपोर्ट के लिए या फिर सनसनीखेज या फिर कहानी। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, विशेष रिपोर्ट के लिए। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, खोजी रिपोर्ट। खोजी रिपोर्ट या इसी को बोला जाता है इन्वेस्टिगेट रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेशन किया जाता है ना, वही। डेप्थ रिपोर्ट, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट, विवरणात्मक रिपोर्ट किसके कुछ प्रमुख प्रकार है, विशेष रिपोर्ट, लाइव रिपोर्ट या फिर पेज 3 लेखक या फिर साक्षात्कार। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, विशेष रिपोर्ट। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, तथ्यों, सूचनाओं तथा आंकड़ों की गहरी छानबीन करने वाली रिपोर्ट को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन देखिए विवेचनात्मक रिपोर्ट, दूसरा आपका विश्लेषणात्मक रिपोर्ट, तीसरा आपका इन डेप्थ रिपोर्ट या फिर खोजी रिपोर्ट। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, इन डेप्थ रिपोर्ट। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, पत्रकारीय लेखन के लिए कच्चा माल किससे प्राप्त होता है, संपादक के नाम पत्र पर या फिर संपादकीय से या फिर फीचर से या फिर साक्षात्कार से। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, साक्षात्कार से। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, रिपोर्टर को हिंदी में क्या कहते हैं, संवाददाता, कलाकार, संपादक या फिर चित्रकार। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, संवाददाता। आगे देखिए, बाहर से खबरें लाने का काम किसका होता है, नेता का, संवाददाता का, संपादक का या फिर डाकिया का। तो ये आपका संवाददाता का होता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचनाओं का संकलन का संपादक तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, खिलाड़ी की, लेखक की, संपादक की या फिर संवाददाता की। इसका उत्तर हो जाएगा संवाददाता, क्योंकि वही सूचनाओं को, जो भी न्यूज़ होता है उसको फिर संकलन करके जमा करके उसके बाद संपादक के पास पहुंचाता है। आगे देखिए, संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन आमतौर पर किस बात को ध्यान में रखते हुए किया जाता है, संवाददाताओं की ज्ञान रुचि, संवाददाताओं की आवश्यकता। तो इसका उत्तर हो जाएगा पहला, ठीक है, रुचि के अनुसार। मैंने आपको सब्जेक्टिव वाले टॉपिक में बताया था। संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन उनकी दिलचस्पी और ज्ञान को ध्यान में रखकर करने की प्रक्रिया को मीडिया की भाषा में क्या कहा जाता है, तो बीट कहा जाता है। मीडिया की भाषा में बीट का आशय क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा संवाददाताओं के बीच कार्य विभाजन करना। ठीक है, संवाददाताओं के बीच में जो काम बटे होते हैं ना, उसी को बीट बोला जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, टीवी और रेडियो चैनलों में विशेष लेखन के लिए विशेष पत्रकारों के समूह को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं डेस्क।
आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विशेष विषय से जुड़े घटनाओं, मुद्दों और समस्याओं का बारीकी से विश्लेषण कर उसका अर्थ स्पष्ट करने की कोशिश किस प्रकार की रिपोर्टिंग में होती है? लाइव रिपोर्टिंग में, विशेषीकृत रिपोर्टिंग में? तो इसका उत्तर हो जाएगा यही आपका विशेषीकृत रिपोर्टिंग में। आगे देखिए नेक्स्ट आपका, विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाले रिपोर्टर को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं विशेष संवाददाता। विशेष वाला वर्ड आ जाए, विशेष में ही आपको उत्तर मारना है। नेक्स्ट टॉपिक आपका फीचर लेखन, रिपोर्टर आदि से। तो देखिए यहाँ पर फीचर से क्या तात्पर्य है? तो फीचर का मतलब होता है, ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, तथ्यों, सूचनाओं और विचारों का विवरण तथा विश्लेषण करना। आगे देखिए नेक्स्ट आपका, फीचर किस प्रकार की विद्या मानी जाती है? फीचर के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानना है तो प्लेलिस्ट में आपको सब्जेक्टिव वाला मिल जाएगा, अभिव्यक्ति और माध्यम वाला टॉपिक का, जो 5 नंबर वाले क्वेश्चन में आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। उसमें मैंने पूरे डिटेल से एक्सप्लेन किया है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर सीधा आंसर बताते जा रहा हूँ। फीचर किस प्रकार की विद्या मानी जाती है? विषय प्रधान, समस्या प्रधान, व्यक्ति प्रधान, पात्र प्रधान। इसका उत्तर हो जाएगा विषय प्रधान। आगे देखिए, आमतौर पर तथ्यों, सूचनाओं और विचारों पर आधारित कथात्मक विवरण और विश्लेषण को क्या कहते हैं? फीचर, निबंध, तो इसको फीचर ही कहते हैं। ठीक है, तथ्यों और सूचनाओं और विचारों को पूरे कहानी के जैसा विवरण करना, उसको लिखना, उसको प्रदर्शित करना फीचर में ही आता है। आगे देखिए नेक्स्ट आपका, किसी रोचक विषय पर मनोरंजन ढंग से लिखा गया विशिष्ट आलेख क्या कहलाता है? रोचक तरीके से लिखना किसी भी और मनोरंजन तरीके से, तो वो आपका फीचर कहलाता है। फीचर कैसा लेखन है? तो ये आपका आत्मनिष्ठ लेखन है। फीचर के लिए हिंदी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा रूपक वर्ड। नेक्स्ट आपका, फीचर की कौन सी विशेषता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त तीनों है। कौन कौन? सृजनात्मक, सुव्यवस्थित, आत्मनिष्ठ। ये तीनों तरीके से इसकी क्वालिटी है लिखने की। फीचर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मनोरंजन करना, सूचना देना, शिक्षित करना, तो ये सभी हो जाएगा इसमें भी। फीचर में तथ्यों की प्रस्तुति का ढंग कैसा होता है? नीरस, व्यापक, मनोरंजक या फिर संकुचित? इसका उत्तर हो जाएगा व्यापक ढंग से फीचर में लिखा जाता है। ठीक है, प्रस्तुत किया जाता है। आगे देखिए, फीचर लेखन किस शैली में होता है? तो ये उल्टा पिरामिड नहीं होगा, तय ढांचे वाली ये भी नहीं होगा, उत्तेजक ये भी नहीं होगा, कथात्मक होता है इसकी शैली। फीचर में तथ्यों की प्रस्तुति का ढंग कैसा होता है? नीरस होता है, व्यापक होता है, मनोरंजन होता है या संकुचित होता है? इसका उत्तर हो जाएगा मनोरंजक होता है। आगे देखिए, फीचर लेखन में लेखक अपना क्या जाहिर करता है? दृष्टिकोण, राय, भावनाएं या फिर ये सभी? तो ये हो जाएगा ये सभी। ठीक है, जिसमें दृष्टिकोण भी, राय और भावनाएं सभी उजागर करते हैं, जाहिर करते हैं लेखक। फीचर लेखन की शैली क्या होती है? तो इसका शैली होता है, कोई तय ढांचा नहीं होता है। ठीक है, इसमें कोई भी ढांचा आप तय नहीं कर सकते हो, जिस तरीके से जहां से आप शुरू कर सकते हो किसी भी टॉपिक में फीचर लिखना आप लिख सकते हो। आगे देखिए, फीचर की भाषा खाली जगह होती है, तो कैसी होती है? तो ये आपका कलात्मक होती है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन फीचर का एक प्रकार नहीं है? पहला ऑप्शन व्यक्तिगत फीचर, दूसरा जीवन शैली फीचर, तीसरा यात्रा फीचर, चौथा संपादक फीचर। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 संपादक फीचर। आगे देखिए, बस्ते का बढ़ता बोझ किस प्रकार का फीचर है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जीवन शैली का फीचर। आगे देखिए, आलेख से क्या अभिप्राय होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी उपयुक्त में से सभी। फीचर वाला क्वेश्चन अब खत्म हो गया, अब यहाँ पर आ जाएगा आलेख वाले। आलेख का मतलब क्या होता है? किसी विषय पर सर्वांगपूर्ण जानकारी जो तथ्यात्मक, विश्लेषणात्मक तथा विचारात्मक हो और साथ ही साथ गंभीर अध्ययन पर आधारित प्रमाणिक रचना हो, जिसमें विचार या फिर तथ्य की पुनरावृत्ति ना हो, उसी को कहा जाता है आलेख। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। आगे देखिए, आलेख किसका एक रूप होता है? टिप्पणी का, प्रारूप का, निबंध का या फिर अनुच्छेद का? इसका उत्तर हो जाएगा निबंध का। समझिए कि आलेख का जुड़वा भाई निबंध है। जी हाँ, जैसे आप निबंध के बारे में रिलेट करते हो ना अपने माइंड में, वही चीज़ आलेख है और कोई भी अंतर नहीं। आलेख एक विद्या है, गद्य लेखन की, लघु कथा लेखन की, रिपोर्ट लेखन की, पाद्य लेखन की। इसका उत्तर हो जाएगा गद्य लेखन की। आगे देखिए, निम्न में से कौन अच्छे आलेख की प्रमुख विशेषता है? इसका उत्तर हो जाएगा ये सारे हैं अच्छे आलेख लिखने की खासियत। आलेख में श्रृंखलाबद्ध का होना जरूरी, आलेख की भाषा आसान यानी सरल, रोचक होना चाहिए, विरोधाभासी कथन व दोहराव से बचना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलेख लिखते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी संबंधित विषय से जुड़े आंकड़ों व उदाहरणों का संग्रह हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ लेखन से पूर्व यानी पहले विषय वस्तु का विश्लेषण कर लिया जाना चाहिए, ये दोनों बातों को ध्यान में रखना चाहिए। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्राचार किसकी अभिव्यक्ति का सरल तरीका है? यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन संकेतों का, दूसरा आपका व्यसनों का, तीसरा विचारों का, चौथा इनमें से सभी। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा विचारों का है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवेदन का अंग्रेजी शब्द क्या होता है? इसका उत्तर हो जाएगा रिपोर्टर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी घटना अथवा किसी आयोजन के संबंध में लिखित विवरण प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? आवेदन, प्रतिवेदन, स्वावृत्त या फिर कार्यसूची? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा प्रतिवेदन।
आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रिपोर्ट का अर्थ क्या होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा घटना की ठीक ठीक सूचना देना। आगे देखिए रिपोर्टर में दी गई जानकारी का स्वरूप कैसा होना चाहिए? इसका उत्तर हो जाएगा तथ्य के अनुसार होना चाहिए। जैसे हम लोग फीचर में क्या देखें, वो तो आपका काल्पनिक भी हो सकता है, कथात्मक भी हो सकता है। उसी तरीके से लेखन में भी हम लोग क्या देखें, वो भी आपका काल्पनिक हो सकता है, तथात्मक हो सकता है, कथात्मक हो सकता है, कथात्मक हो सकता है, लेकिन ये तथ्य के अनुसार, ऐसा एडिंग बिडिंग नहीं देना चाहिए। आगे देखिए रिपोर्ट में दी गई जानकारी का स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो वही क्वेश्चन है, तथात्मक और सच्ची घटना पर आधारित। आगे देखिए रिपोर्ट की गई जानकारी का स्वरूप किस घटना पर आधारित होना चाहिए? सच्ची। आगे देखिए सरकारी पत्रों में संबोधन के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा महोदय या फिर महोदया। किसी बैठक के लिए प्रस्तावित कार्यों की क्रमबद्ध सूची क्या कहलाती है? तो ये आपका कार्यसूची कहलाती है। टिप्पण का अंग्रेजी शब्द क्या होता है? तो इसका होता है अंग्रेजी शब्द नोटिंग। आगे देखिए पटकथा में कहानी का विकास होता है, आगे पीछे, इधर उधर, क्रमिक या फिर अक्रमिक। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, क्रमिक। आगे देखिए संचार क्रांति के फलस्वरूप किस प्रारूप का प्रयोग अब बंद हो गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा रेडियोग्राम। ये अब बंद हो चुका है। तो इतना क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो ना, तो आपका अभिव्यक्ति और माध्यम से एक भी क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छूटेंगे, इसकी पूरी गारंटी है। इसको जरूर कर लीजिएगा। एक बार अगर वीडियो को नहीं देख सकते हो तो कम से कम 2 बार में इस वीडियो को लगातार देख लीजिएगा, उसके बाद फिर आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। एग्जाम में आपको ऑप्शन देखना है, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि कौन सा उत्तर है। और नए व्यूअर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।